हेलो एवरीवन। यदि आप एनबीएफसी सेक्टर की किसी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टेड हो या फिर इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज आज मैं 6 हाई ग्रोथ एनबीएफसी का एनालिसिस करने वाला हूं। एंड एनालिसिस करने के साथ में ये भी डिस्कस करूंगा कि इनमें से कौन से स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बनती है। एंड दोस्तों साथ में ये भी डिस्कस करूंगा कि इन हाई ग्रोथ एनबीएफसी में से मैंने कौन से स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है। दोस्तों ये मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशंस नहीं होंगे। मैं एक केवल थॉट प्रोसेस या रेशनलिटी समझाने की कोशिश करूंगा कि एनबीएफसी स्टॉक्स को कैसे शॉर्टलिस्ट करते हैं। तो दोस्तों इन स्टॉक्स को कोई रिकमेंडेशन मत समझना। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना, उसके बाद में ही इन स्टॉक्स में से किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना। तो दोस्तों जो 6 हाई ग्रोथ एनबीएफसीज हैं उनके नाम है बजाज फाइनेंस, चोला फाइनेंस, एल&टी फाइनेंस, 5 स्टार फाइनेंस, कैप्री ग्लोबल एंड एसबीएफसी फाइनेंस। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको हमारे वो दो इंपॉर्टेंट शॉर्टलिस्ट क्राइटेरिया रिमाइंड कराना चाहता हूं जिसके बेसिस पे हम किसी एनबीएफसी स्टॉक को शॉर्टलिस्ट करते हैं। दोस्तों हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया होता है कि उस एनबीएफसी की एसेट क्वालिटी क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर्सपेक्टिव से इंप्रूवमेंट फेज के अंदर होनी चाहिए या एटलीस्ट स्टेबल होनी चाहिए। तो दोस्तों उस क्राइटेरिया के बेसिस पे देखें तो इन 6 एनबीएफसीज की जो एसेट क्वालिटी है वो ऑलमोस्ट स्टेबल है। हाँ, इनमें से जो 3 एनबीएफसीज हैं उनकी एसेट क्वालिटी थोड़ी मार्जिनली खराब हुई है। लाइक बजाज फाइनेंस की, चोला फाइनेंस की और 5 स्टार फाइनेंस की, इनकी एसेट क्वालिटी थोड़ी मार्जिनली खराब हुई है। बट हाँ, बाकी की जो 3 एनबीएफसीज हैं उनकी एसेट क्वालिटी क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर्सपेक्टिव से इंप्रूव हुई है, उनके एनपीएस रिड्यूस हुए हैं। एंड दोस्तों हमारा जो सेकंड क्राइटेरिया होता है, यदि एसेट क्वालिटी स्टेबल फेज के अंदर है तो उस एनबीएफसी की लोन बुक एटलीस्ट 20% या उससे ज्यादा रेट से ग्रोथ होनी चाहिए। बिकॉज यदि हम डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें 20% या उससे ज्यादा रेट की बिजनेस ग्रोथ तो चाहिए। यदि हमें 12, 13, 14% की ही ग्रोथ चाहिए तो हमें डायरेक्टली स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों ही करना। उसके बजाय हम डायरेक्टली किसी न किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दें जो हमें लॉन्गर होराइजन के अंदर 12, 13, 14% का रिटर्न आराम से दे देगा। क्यों ही हम जो डे टू डे बेसिस पे स्टॉक्स की वॉलेटिलिटी होती है उसको झेलें और अपना स्ट्रेस लेवल बढ़ाएं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि हम उन्हीं एनबीएफसी को क्यों पिक करते हैं जिनकी लोन बुक ग्रोथ एटलीस्ट 20% या उससे ज्यादा रेट से हो रही होगी। तो दोस्तों सेकंड क्राइटेरिया के अंदर इन 6 एनबीएफसी में से केवल 5 एनबीएफसी शॉर्टलिस्ट होती हैं। बिकॉज एल&टी फाइनेंस की जो लोन बुक है वो अराउंड 15, 16, 17% से ग्रोथ होती है। एंड 5 स्टार फाइनेंस की लोन बुक अराउंड 20 से 22% से ग्रोथ होती है। ऑल्दो क्वार्टर 2 के अंदर 18% से ग्रोथ हुई है। बट जो इनका गाइडेंस होता है 20, 22, 23% से लोन बुक ग्रोथ करने का, बाकी के क्वार्टर्स के अंदर उसी रेट से ग्रोथ होती है। इसलिए हम लोग 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस को इस क्राइटेरिया के अंदर पास कर रहे हैं। एल&टी फाइनेंस को यहाँ पे हम इस क्राइटेरिया से रिमूव कर देते हैं। तो दोस्तों अब हम इन 5 एनबीएफसी को 4 से 5 पैरामीटर पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज वाई परस्पेक्टिव से इनकी लोन बुक ग्रोथ कितनी हुई है क्वार्टर 2 ऑफ 26 के अंदर। सेकंड, इनकी मैनेजमेंट का क्या गाइडेंस होता है लोन बुक ग्रोथ को लेके। थर्ड इज इनका रिटर्न ऑन इक्विटी का ट्रेंड है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। फोर्थ वन इज इनके स्टॉक्स की करंट वैल्यूएशन क्या चल रही है, किस प्राइस टू बुक रेशियो पे ट्रेड कर रहे हैं, ताकि हमें कंपैरेटिव एनालिसिस मिल जाए एंड हम ये क्लैरिटी पता लगा पाए कि इन पांचों एनबीएफसी के स्टॉक्स में से कहां पे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। दोस्तों फर्स्ट एनबीएफसी पिक करते हैं बजाज फाइनेंस। दोस्तों बजाज फाइनेंस की लोन बुक क्वार्टर 2 के अंदर 24% से ग्रोथ हुई है। बजाज फाइनेंस की मैनेजमेंट का जो मीडियम टर्म का गाइडेंस होता है वो लगभग अपनी लोन बुक को 24 से 25% से ग्रोथ कराने का होता है। बट दोस्तों क्वार्टर 2 की कॉनकॉल के अंदर बजाज फाइनेंस की मैनेजमेंट ने FY26 के लिए अपने लोन बुक की ग्रोथ गाइडेंस को घटा के 22 से 23% कर दिया है। बिकॉज मैनेजमेंट का यह कहना है कि हमारी जो एमएसएमई अनसिक्योर्ड लैंडिंग है वहां पे थोड़ी डेलिक्वेंसीज देखने को मिल रही है, वहां पे हमारी एसेट क्वालिटी खराब हुई है। साथ में ही जो टू व्हीलर सेगमेंट वाली लोन बुक है उसके अंदर भी एसेट क्वालिटी खराब होती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से वो इन दोनों सेगमेंट के अंदर उतना बुलिश नहीं है। इसलिए उन्होंने FY26 के लिए अपनी लोन बुक ग्रोथ का जो गाइडेंस था उसको घटा के 22 से 23% कर दिया। एंड दोस्तों आपको याद होगा बजाज फाइनेंस की कॉनकॉल के नेक्स्ट डे इनका स्टॉक लगभग 8 से 9% से क्रैश कर गया था। दोस्तों यही रीजन था जो ग्रोथ गाइडेंस इन्होंने रिड्यूस किया था FY26 के लिए। दोस्तों बात कर ले इनकी रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो इनका रिटर्न ऑन इक्विटी 19% के आसपास में है। एंड दोस्तों आपको पता होगा बजाज फाइनेंस का रिटर्न ऑन इक्विटी यही 19, 20, 21% के आसपास में रहता है। तो ऐसे यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी में कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों बात कर लें बजाज फाइनेंस के स्टॉक के वैल्यूएशन के बारे में। दोस्तों बजाज फाइनेंस का स्टॉक करंटली लगभग
6 से 6.5 के प्राइस टू बुक रेशियो के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे थोड़ी एक्सपेंसिव यहाँ पे डील नजर आ रही है, पर दोस्तों आपको ये भी देखना होगा कि बजाज फाइनेंस इंडिया की सबसे बड़ी एनबीएफसी है एंड बजाज ग्रुप से बिलोंग करती है, तो उसका प्रीमियम यहाँ पे इसको मिलना चाहिए। इसलिए दोस्तों 23-25% के लोन बुक ग्रोथ के लिए भी यहाँ पे लगभग 6.5 का प्राइस टू बुक का वैल्यूएशन यहाँ पे बजाज फाइनेंस को मिला हुआ है। दोस्तों बात करते हैं चोलामंडलम फाइनेंस के बारे में। दोस्तों चोला फाइनेंस की लोन बुक Q2 ऑफ 26 में 21% से ग्रोथ हुई है। दोस्तों इनकी मैनेजमेंट का जो लोन बुक को ग्रोथ करने का गाइडेंस होता है वो लगभग 20 से 22% के रेट से होता है। इसका मतलब जो उनका ग्रोथ गाइडेंस है उसके आसपास में इनकी लोन बुक ग्रोथ कर रही है। दोस्तों बात कर लें रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो चोला फाइनेंस की रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 18% के आसपास में है। और दोस्तों आपने देखा होगा चोला फाइनेंस का रिटर्न ऑन इक्विटी भी लगभग 18-19% के आसपास में ही होता है। दोस्तों बात कर ले चोला फाइनेंस के स्टॉक के वैल्यूएशन के बारे में। दोस्तों चोला फाइनेंस का स्टॉक 5.5 के प्राइस टू बुक रेशियो के आसपास में ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों ये भी थोड़ी एक्सपेंसिव डील मेरे को यहाँ पे नजर आ रही है, बिकॉज 20-21-22% लोन बुक की ग्रोथ हो रही है एंड वैल्यूएशन यहाँ पे लगभग 5.5 का प्राइस टू बुक रेशियो पे करना पड़ रहा है। दोस्तों चोला फाइनेंस से तो बजाज फाइनेंस से ज्यादा अच्छा है, बिकॉज बजाज फाइनेंस की लोन बुक चोला फाइनेंस की लोन बुक से लगभग 2 या 3% से ज्यादा रेट से ग्रोथ होती है एंड वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव में दोनों के स्टॉक लगभग सिमिलर वैल्यूएशन के आसपास में ट्रेड करते हैं। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे दोनों लार्ज कैप एनबीएफसीज के अंदर भले चोला फाइनेंस हो भले बजाज फाइनेंस हो, दोनों में से मेरे को यहाँ पे बजाज फाइनेंस इस रेस को जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों हम बात करते हैं थर्ड एनबीएफसी 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस के बारे में। दोस्तों आपको पता होगा 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस केवल सिक्योर्ड लेंडिंग करती है एंड इनका जो एवरेज लोन का टिकट साइज होता है वो लगभग 3 लाख रुपए के आसपास में होता है। एंड दोस्तों ये लोग लोन पे जो यील्ड चार्ज करते हैं वो लगभग 23 से 24% के आसपास में चार्ज करते हैं। दोस्तों आपको पता होगा माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसीज होती हैं वो अपने लोन पे लगभग 24% के आसपास में यील्ड चार्ज करती हैं, जबकि वो माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी कोई कोलेटरल नहीं रखवाती है, प्योरली यहाँ पे अनसिक्योर्ड लेंडिंग करती है। इसका मतलब आप ये देखो कोई इंसान जिसको 1-2-3 लाख रुपए का लोन लेना है वो यहाँ पे 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस से लोन क्यों ही लेगा, वो किसी माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी से अनसिक्योर्ड लोन ले लेगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस का जो कस्टमर सेगमेंट है वो डायरेक्टली माइक्रो फाइनेंस के कस्टमर सेगमेंट से डायरेक्टली मैच हो जाता है। मतलब दोनों के कस्टमर कोई अलग अलग मेरे को यहाँ पे लगते ही नहीं है। और दोस्तों इसी कारण से 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस से पिछले 1 साल से अपनी यील्ड को डाउन करना स्टार्ट कर दिया है। लास्ट ईयर ये लोग लगभग 24.5% 24% का यील्ड चार्ज करते थे अपने लोन पे, इस साल वो घटा के लगभग 23% के आसपास कर दिया है। इनको थोड़ा बहुत तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना, यदि कोई कस्टमर अपना प्रॉपर्टी गिरवी रखवा रहा है तो उसको कुछ ना कुछ फायदा तो मिले कि भाई उसको कम इंटरेस्ट पे करना पड़े, अदरवाइज वो डायरेक्टली माइक्रो फाइनेंस के पास जाके लोन ले लेगा। वो क्यों ही 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस के पास में लोन लेने के लिए आए। एंड दोस्तों 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस की क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर्सपेक्टिव से लोन बुक भी खराब हुई है। और दोस्तों इनकी लोन बुक लगभग 18% से ग्रोथ हुई है, जबकि मैनेजमेंट का गाइडेंस होता है कि हम लोग हमारी लोन बुक को लगभग 22-23% से ग्रोथ करेंगे। दोस्तों एसएस मैनेजमेंट का कहना है कि वन ऑफ द क्वार्टर था, फर्दर ऑन क्वार्टर्स के अंदर हम लोग हमारे एसेट क्वालिटी को और अच्छा थोड़ा टाइट रखेंगे और हमारी लोन बुक की जो ग्रोथ है हमारा जो गाइडेंस है उसी के अंदर वापस फॉल कर जाएगी। दोस्तों बात कर ले रिटर्न ऑन इक्विटी की, दोस्तों इनका रिटर्न ऑन इक्विटी डाउन ट्रेंड के अंदर है। लास्ट ईयर इनका रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 19% के आसपास में था, इस साल Q2 के अंदर इनका रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 17% के आसपास में। दोस्तों ऐसा क्यों हुआ है? जैसा मैंने आपको बताया लोन पे यील्ड इन्होंने कम चार्ज करना स्टार्ट कर दिया है, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में लगभग 1% डाउन कर दिया लोन पे यील्ड, इसीलिए इनका रिटर्न ऑन इक्विटी डाउन गया है। एंड दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी डाउन जाने के साथ साथ में इनका रिटर्न ऑन एसेट का नंबर भी डाउन गया है। मतलब यहाँ पे 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस के बिजनेस में थोड़ी हिंड्रेंस देखने को मिल रही है। दोस्तों बात कर लें वैल्यूएशन के बारे में, 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस का स्टॉक लगभग 2.5 के प्राइस टू बुक रेशियो पर ट्रेड करता है। दोस्तों आपको याद होगा 1 साल पहले तक 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस का स्टॉक लगभग 4.5-5 के प्राइस टू बुक रेशियो पर ट्रेड करता था। क्यों करता था? बिकॉज ये अपने लोन बुक को 25-30% से ग्रोथ कराता था एंड इनकी रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 20% के आसपास में हुआ करती थी। पर दोस्तों जैसे ही पिछले 1 साल के अंदर माइक्रो फाइनेंस का इश्यू होना स्टार्ट हुआ है एंड जैसे ही ईएमआई कलेक्शन के अंदर दिक्कत आना स्टार्ट हुई है, एसेट क्वालिटी खराब होना स्टार्ट हुई है, उसके बाद में यहाँ पे 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस का बिजनेस भी थोड़ा हिंडर होना स्टार्ट किया है एंड यहाँ पे थोड़ी बिजनेस में दिक्कत देखने को मिली है। ऑल्दो दोस्तों मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि फर्दर ऑन क्वार्टर से हम लोग हमारी लोन बुक को अच्छे से ग्रोथ कराएंगे और एसेट क्वालिटी को भी वापस बैक ऑन द ट्रैक ले आएंगे। दोस्तों हम बात करते हैं एसबीएफसी फाइनेंस के लिए। दोस्तों एसबीएफसी फाइनेंस की एसेट क्वालिटी क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर्सपेक्टिव से इंप्रूव हुई है। दोस्तों बात कर ले लोन बुक ग्रोथ की, दोस्तों Q2 के अंदर वाईओ ने पर्सपेक्टिव से इनकी लोन बुक 29% से ग्रोथ हुई है।
एंड दोस्तों इनकी मैनेजमेंट का जो लोन बुक का ग्रोथ गाइडेंस होता है कि हम लोग हमारी लोन बुक को क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर्सपेक्टिव से 5 से 7% से ग्रोथ कराएंगे। मतलब यदि एनुअली बात करें तो लगभग 25 से 30% के बीच की ग्रोथ। एंड दोस्तों उसी चीज की डिलीवरी हुई है। क्वार्टर टू के अंदर लोन बुक 29% से ग्रोथ हुई है। दोस्तों बात कर लें रिटर्न ऑन इक्विटी की। दोस्तों आज से 1-2 साल पहले एसबीएफसी फाइनेंस का रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 10-11% के आसपास में हुआ करता था। एंड दोस्तों अभी क्वार्टर टू के अंदर रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ के लगभग 14% के आसपास में हो गया है। एंड दोस्तों मैनेजमेंट का टारगेट है कि नेक्स्ट 2 साल के अंदर हम लोग हमारे रिटर्न ऑन इक्विटी को 16 से 17% के आसपास में ले जाएंगे। मतलब यहाँ पे भी रिटर्न ऑन इक्विटी अपवर्ड ट्रेंड के अंदर है। दोस्तों बात कर ले वैल्यूएशंस की। एसबीएफसी फाइनेंस का स्टॉक लगभग 3.4 के प्राइस टू बुक रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे ग्रोथ 25 से 30% के बीच में है। एंड थोड़ा वैल्यूएशन के अंदर कंफर्टनेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कैप्री ग्लोबल के बारे में। दोस्तों बात कर ले एसेट क्वालिटी की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर्सपेक्टिव से कैप्री ग्लोबल का एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुआ है। एनपीएस कंट्रोल में आए हैं। दोस्तों बात कर ले लोन बुक ग्रोथ की, तो कैप्री ग्लोबल की वाई यूनिट पर्सपेक्टिव से लोन बुक 40% से ग्रोथ हुई है। दोस्तों इनकी मैनेजमेंट का जो ग्रोथ गाइडेंस होता है कि हम लोग हमारी लोन बुक को लगभग 30% से ग्रोथ कराएंगे। बट दोस्तों यहाँ पे तो कैप्री ग्लोबल ने अपनी मैनेजमेंट के ग्रोथ गाइडेंस को ओवर अचीव किया है। गाइडेंस लगभग 30% का, डिलीवरी लगभग 40% की, मतलब अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवरी। दोस्तों बात कर लें रिटर्न ऑन इक्विटी की। दोस्तों FY25 के बाद में इनका रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 16% का था। बट क्वार्टर वन FY26 में इन लोगों ने 2000 करोड़ रुपए का QIP रेज किया था, जिसकी वजह से इनकी रिटर्न ऑन इक्विटी डाउन आ गई थी। पर दोस्तों वापस रिटर्न ऑन इक्विटी अब ट्रेंड होना स्टार्ट हो गई है। एंड क्वार्टर टू के बाद में इनकी रिटर्न ऑन इक्विटी है लगभग 14.5% के आसपास है। मतलब इनकी रिटर्न ऑन इक्विटी भी अपवर्ड ट्रेंड के अंदर है। अब दोस्तों बात कर लें वैल्यूएशन के बारे में। दोस्तों कैप्री ग्लोबल का स्टॉक लगभग 2.8 की प्राइस टू बुक रेशियो की वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों आप ये देखो कि एक ऐसे एनबीएफसी जिसकी लोन बुक लगभग 35 से 40% से ग्रोथ हो रही है, एंड उसका प्राइस टू बुक रेशियो केवल 2.8 है। मतलब यहाँ पे लोन बुक की ग्रोथ सबसे हाईएस्ट रेट से, एंड उसका वैल्यूएशन सबसे लो लेवल पे। इससे अच्छा और क्या चाहिए यार। इसका मतलब इन 6 एनबीएफसी में से कैप्री ग्लोबल नंबर 1 पे आ रहा है एंड इस रेस को जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड दोस्तों एज ए डिस्क्लेमर बता दूं, कैप्री ग्लोबल के अंदर मेरी खुद की होल्डिंग है। एंड क्वार्टरली मैं इनके रिजल्ट ट्रैक कर रहा हूँ। एंड यदि कंसिस्टेंटली डिलीवरी होती गई तो विद टाइम में मेरी होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज करता रहूंगा। दोस्तों ये मैंने मेरा पर्सपेक्टिव शेयर किया है। मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना, उसके बाद में ही आप डिसाइड करना कि इनमें से कौन से स्टॉक के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। दोस्तों इन 6 हाई ग्रोथ एनबीएफसी के अंदर मैंने माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी को इंक्लूड नहीं किया है। दोस्तों मैंने इंक्लूड इसलिए नहीं किया है बिकॉज आप ये देखो, जो 100% सिक्योर लैंडिंग करने वाले एनबीएफसी हैं, भले वो कैप्री ग्लोबल हो, एसबीएफसी फाइनेंस हो, वो भी लगभग 25, 30, 35, 40% से अपनी लोन बुक को ग्रोथ करा रही है। एंड उनकी लोन बुक 100% सिक्योर्ड है। तो दोस्तों मैं क्यों ही माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी के अंदर जाऊं। आप ही देखो माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी लगभग 25, 30, 35% से ग्रोथ करेगी, बट उनकी लोन बुक अनसिक्योर्ड रहेगी। तो मेरे को क्या ही मतलब है उन माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी से, जहां पे हमेशा एसेट क्वालिटी खराब होने का खतरा मंडराता रहता है। भले कहाँ पे कोई भूकंप आ गया हो, कहीं पे कोई बाढ़ की स्थिति बन गई हो, कहाँ पे कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन बन गई हो, कहीं किसी स्टेट के अंदर कोई विधानसभा में ऑर्डिनेंस आ गया हो, जिसकी वजह से उनकी एसेट क्वालिटी और खराब होती रहती है। तो दोस्तों मेरे को ऐसी रिस्क क्यों ही लेनी मेरे पोर्टफोलियो के अंदर। यदि मेरे पास 100% सिक्योर लैंडिंग करने वाली एनबीएफसी हैं जो अराउंड 30, 35, 40% से ग्रोथ कर रही, तो मेरे को कोई लेना देना नहीं माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी को लेके। आई थिंक आप मेरी बात समझ गए होंगे। दोस्तों ये मैंने मेरा पर्सपेक्टिव शेयर किया है। यदि आपका कोई डिफरेंट ओपिनियन, क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। एंड दोस्तों इन 6 हाई ग्रोथ एनबीएफसी में से आपके पोर्टफोलियो में कौन सा स्टॉक है, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलना। एंड दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना। एंड दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज मैं ऐसे ही हाई ग्रोथ करने वाली कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करके वीडियो बना के यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ, जो आप लोगों को हेल्प करेगा आपके पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर करने में। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।